So today we are going to start with the topic number 11, that is India's analog space mission. ठीक है, अब भैया एनालॉग क्या होता है बेसिकली। सो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एनालॉग बेसिकली किसी चीज से होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, इसरो जो इसकी मेजरली ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस टॉपिक में हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो के जितने भी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। इसरो हो गया, नासा हो गया, आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर वो हो गई, तो उन सारे के बारे में बात करने वाले हैं। बट बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिया एनालॉग स्पेस मिशन। एनालॉग मतलब सिमिलैरिटी। हम चाह रहे हैं कि भैया जैसे अर्थ में हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जैसे अर्थ में हमको ऑक्सीजन भी देखने को मिलती है, अर्थ में हमको वाटर भी देखने को मिलता है, अर्थ में हमको ओजोन लेयर भी देखने को मिलती है। सो वी आर इन सर्च ऑफ फाइंडिंग कि भैया ऐसी सारी फैसिलिटीज, मतलब जो भी नेचर ने हमको प्रोवाइड की हैं, क्या ऐसी और भी किसी प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती हैं या फिर नहीं। मेन मोटिव ये है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तो देखो पहला मिशन हो गया ये। दूसरा दूसरा क्या होता है भैया कि दूसरा हम चाहते हैं हम अपनी आसपास की चीजों को समझ पाएं, मतलब प्लैनेट है तो क्यों है, उनके अंदर ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो अलग बनाती है उनको किसी एक प्लैनेट से। वो सारी चीजों के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा नो डाउट वो इसरो रहने वाला है। एंड एट दैट टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, है ना, तो इसमें कुछ कुछ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इन जैन 2025 हमने क्या करके दिखाया, हमने स्पीड एक्स मिशन SPEEDX स्पीड एक्स मिशन को फाइनली कंप्लीट कर लिया। स्पीड एक्स मिशन क्या था, डॉकिंग, किसी भी दो सैटेलाइट्स का डॉक करना, जिसमें एक था टारगेट एक था चेजर। SDX-01 SDX-02 ये सैटेलाइट्स के नेम थे। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे SDX-01 SDX एंड 02। ठीक है, मतलब 01 की जगह 02 कर लेना बस। आपका ये टारगेट एंड चेजर, उन दोनों के बीच में डॉकिंग कराई गई, मतलब इंटरनेशनली हवा में भाई स्पेस में। सोचो कैसे करते होंगे लोग स्पेस में जहां पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दोनों सैटेलाइट्स आती हैं एक दूसरे के अंदर मर्ज कर जाती हैं, एंड इस तरीके से दोनों के बीच में लॉक्स फिट हो जाते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ डॉक कर चुकी हैं, मतलब मिल चुकी हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं भैया, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाकर बनाना है अपना खुद का स्पेस स्टेशन। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ये आपके 2 वे मिशन में हेल्पफुल होने वाला है। जैसे सपोज करो अगर मेरे को मून तक जाना है, ठीक है, अगर जैसे मेरे को मून तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने अर्थ को भेजूं, अर्थ से एक एस्ट्रोनॉट को भेजूंगा कहाँ पे, इंडियन स्टेशन पे, इंडियन स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उसके बाद हम भेजेंगे उसको मून पे। ठीक है, सो स्पेस स्टेशन बनाने में जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका साबित करता है। अलॉन्ग विद दिस अभी एक और बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो रखा है ऑन दी 29th of January। ठीक है, 29th of January 2025 को। ठीक है, 2025 में भाई बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। आपका देखो क्वाड पे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी, क्वाड एक बहुत बड़ा ग्रुप निकल के आएगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आ रखे हैं तो उन्होंने तो स्टार्ट कर ही दिया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश की कंडीशन दोबारा से नॉर्मल होगी, नो डाउट। बांग्लादेश वाला अगला ही टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक नंबर 12 में उसको कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दिस इसरो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी इस बार। चाइना 75th ईयर मना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाइना एंड इंडिया क्या मना रहे हैं, 75th ईयर ऑफ कॉपरेशन। डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली हमारे पूरे रिलेशन को 75 ईयर हो चुके हैं, तो 2025 में हम इसको भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब 2025 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। ठीक है, एसएसबी वालों के लिए नो डाउट उतना ज्यादा कंटेंट भी बढ़ने वाला है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट मिशन। हाँ, 29th of Jan को बता रहा था कि 29th of Jan 2025 को इसरो ने फाइनली अपने 100 सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च कर लिया है। एंड ये जो 100 सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है ये आपका NVS-02 है। NVS-02 मतलब, NVS आपको पता होना चाहिए कि नाविक करके एक सीरीज है। नाविक क्या होता है भैया, नाविक का फुल फॉर्म है आपका जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होती है ना फॉर द इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक का फुल फॉर्म ही है ये, नेविगेशन सैटेलाइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो नेविक सैटेलाइट्स कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे आपने जीपीएस सुन रखा होगा। ठीक है, तो जीपीएस का एक अल्टरनेटिव हम खोजने की तलाश में है। वहां पे हमने नेविक सीरीज का जो दूसरा सैटेलाइट है जिसका नाम NVS-2 है, उसको फाइनली सक्सेसफुली हमने 29th of Jan 2025 को लॉन्च कर दिया है, जो कि हमारा 100th मिशन था। मतलब इसरो ने अपनी सेंचुरी हिट कर दी गई है। ठीक है, और बोला क्या जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम दोबारा से 100 मिशंस को लॉन्च करेंगे। मतलब आफ्टर दी एट द एंड ऑफ द 2020 एट द एंड ऑफ 2030 हमारे पास टोटल ऑफ 200 इसरो सक्सेसफुल मिशन होने वाले हैं। ठीक है, कुछ मेजर मिशन कौन कौन से हैं भैया, तो मेजर मिशन आपका चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, मंगलयान मिशन हो गया, नो डाउट 2025 का गगनयान मिशन होने वाला है। अच्छा, और क्या है, एक और बड़ी बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको सुन लें, कि भैया 2025 में एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है कि 2025 के मार्च के अराउंड तक आपको फर्स्ट हाइड्रोजन क्या मिल जाएगी भैया, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। ठीक है, सो हाँ, एक और बात भैया, अभी डीप सीक का नाम तो सुन रखा ही होगा, है ना। डीप सीक जो कि इससे रिलेटेड मैंने मीम भी शेयर करा था, है ना। टेलीग्राम भी भाई ज्वाइन कर लिया करो, है ना। टेलीग्राम पे क्या होता है, एक
एक ना कनेक्टिविटी बन जाती है हम दोनों के बीच में, ठीक है। सो देखो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन तो होनी होने वाली है, वो भी मार्च तक बोला गया कि मार्च तक आ जाएगी। इसी के साथ बोला गया है कि भैया डीप सीक जैसा एक अल्टरनेटिव जो कि इंडिया के LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल करके ऐसा कुछ फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो उस पे बेस्ड हम विद इन 8 to 9 ईयर्स, मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास वो मंथ है, नॉट ईयर, सो एट द एंड ऑफ 2025 हमारे पास खुद का एक LLM होगा, ठीक है। हमने बहुत सारी हवा की बातें कर ली, अब टॉपिक पे ध्यान देते हैं। सो लीड नंबर 1 जो हमारी बोली हुई है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नो डाउट भैया इसरो एक सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे किसी भी कंट्री ने इसरो को सपोर्ट नहीं किया, किसी भी कंट्री ने सारी कंट्री से सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जहां पे डॉकिंग जैसी कैपेबिलिटीज हमारे पास शायद बहुत पहले हो सकती थी अगर हम कोई हमारी कंट्री हेल्प कर देती। बट इंडिया इज द ओनली, मतलब इंडिया इसरो इज द ओनली जिसने खुद से ही टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया है। इस वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नो डाउट हम कहीं ना कहीं पीछे थे, बट बाय द टाइम हम इसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी AI में हम पीछे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो 100th मिशन हो रखा है नेविक वाला, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जो डॉकिंग मिशन है इवन इसमें कई IITs का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, ठीक है। सो पहला पॉइंट तो वही हो जाता है कि भैया कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट, हमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करना होगा, जैसे कि कोलैबोरेशन बिटवीन द इसरो होता है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास का भी इस बार कई बार नहीं आता है, एंड प्राइवेट फिल्म्स टू स्टिमुलेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब आपको पता चाहिए कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो कि इनिशियल 4 प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, फिर अदर 4 प्लैनेट्स आते हैं, उसके बाद क्यूपुलर बेल्ट आती है, ठीक है, जिनको अदर 4 को जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि जुपिटर से स्टार्ट होते हैं एंड द एंड ऑफ नेपच्यून तक जाते हैं, ठीक है। सो उसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल के जो अंदर वाले हैं लेकिन इंडिया के आउटर है, मतलब अर्थ के आउटर वाले रीजन में है, जैसे कि आपका मार्स हो गया, मेन फोकस उस पर किया जा रहा है। तो उन चीजों को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें कोलैबोरेट करना होगा विद द डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। आगे टेस्टिंग इक्विपमेंट। टेस्टिंग इक्विपमेंट कैसे भैया, कैसे इक्विपमेंट को टेस्ट करना है, पॉइंट पढ़ते हैं भी समझ में आएगा। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स फॉर द मार्स एंड द मून मिशंस अंडर द रियलिस्टिक सिनेरियोस। हमें क्या करना है भैया, टेस्टिंग इक्विपमेंट। जैसे अभी एक एग्जांपल दूं इसका, तो भैया अभी क्या करना कर रहे हैं हम, गगनयान मिशन। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, गगनयान मिशन के लिए हम कर रहे हैं तैयारी, है ना। गगनयान मिशन, गगनयान मिशन के लिए हमने एस्ट्रोनॉट्स को अराउंड 4 to 5 मंथ की बिल्कुल रिगरस प्रैक्टिस कराई गई है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। अपने इक्विपमेंट नो डाउट इसरो मिशन में एक ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स इक्विपमेंट की तरह लेके चलेंगे, और जो बाकी इक्विपमेंट जैसे कल्पना चावला जी का जो केस देखने को मिला था, ऐसा केस देखने को ना मिले, तो वहां पे इक्विपमेंट को टेस्ट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। वहां पे भी आप ये बोल सकते हो, एक मतलब ना एग्जाम्पल ये आप यूज कर सकते हो गगनयान मिशन का, ठीक है। आगे देखते हैं। नो डाउट जब गगनयान मिशन आपका सक्सेसफुल हो गया तो मैं वीडियो लेके आऊंगा यार, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। थर्ड वन, एनहेंसिंग कैपेबिलिटीज। नो डाउट इंडिया की इसरो की एनहेंस करनी होगी हमें कैपेबिलिटीज। एनहेंसिंग इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज थ्रू रिसर्च। हमें इतनी रिसर्च करनी होगी, जैसे गगनयान मिशन का एग्जांपल लूं तो हमें यूएसए की रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ रही हैं, व्हाई नॉट इंडिया इज दैट मच सफिशिएंट। नो डाउट पहला तो रीजन आ जाएगा कि भैया हमारे पास इतने सारे बजट्स नहीं होते हैं, ठीक है। बीइंग अ ग्रोइंग कंट्री हमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हुए देखते हुए चलना होता है, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम चीजें सफर करते हैं, बट बाय द टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी इतनी नहीं थी, ठीक है। हम काफी पीछे रह गए हैं, तो हमें उसको कोप अप करना होगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि भैया अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करें। अब ये होगा कैसे, नो डाउट उसमें आपको जो लीड नंबर 3 देखोगे आप, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम चाहते हैं कि भैया यूथ इससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले। यूथ जो भी है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जो कि स्टेम फील्ड है, स्टेम। अब देखो जब जैसे मैंने स्टेम बोला तो आपको याद आना चाहिए कि भैया स्टेम भैया ने बताया था स्कॉलरशिप करके, कुछ स्कॉलरशिप करके मतलब भैया क्वाड से कुछ रिलेटेड था क्या, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे स्टेम का कुछ थोड़ा सा मतलब मान्य डिफरेंस अलग है, तो मैं उसको बता दूंगा। यूथ को हमें इंस्पायर करना है, कैसे करेंगे वही भैया आपने 4-5 तरीके बता रखे हैं। सबसे पहले वेबिनार्स कराओ, सेमिनार्स कराओ, लोगों से इंटरेक्टिव करो, बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे इसरो के बारे में प्रमोशंस कराओ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से करवाओ, उसका एक ग्रेटर इंपैक्ट देखने को मिलता है इन दी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। बिल्कुल भैया आपने बता रखा है सारी चीजें। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, डेवलपिंग लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट डेवलप भैया कैसे, मतलब लाइफ सपोर्ट कैसे डेवलप हो रहा है, देखते हैं पॉइंट। डेवलपिंग रॉबस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द एक्सटेंडेड स्पेस स्टेट्स। अब अगर देखो किसी ने मेरी वीडियो थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखी होगी, अगर गौर से सुना होगा तो समझ गए होंगे। डेवलपिंग लाइफ सपोर्ट भैया कहना क्या चाह रहे हो, कुछ रॉबस्ट करके बोल रहे हो यहाँ पे एक्सटेंडेड स्पेस स्टेज। अभी जस्ट बोला था आपको डॉकिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉकिंग से हम क्या बना सकते हैं, खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम हेल्प कर सकते हैं। हाँ भैया, भैया आपने बताया था कि ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम 2 वे मिशन में हेल्प कर पाए, 2 वे मिशन या फिर 3 वे मिशन में हेल्प कर पाए। हाँ भैया बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है भैया, जब हमें 2 वे या 3 वे मिशन की रिक्वायरमेंट्स कब पड़ेगी, जब हम बहुत दूर जाना चाहते हैं। सपोज करो हम इंडिया से हम जाना चाहते हैं, लेट्स एन एग्जांपल यार, ठीक है। जुपिटर सैटर्न पे तो बहुत जा नहीं सकते क्योंकि वो जोवियन प्लैनेट है, ऑब्वियसली बात है वो गैस से बने हैं, तो
वहां पे लैंड कैसे कराएंगे। तो लेट्स एग्जांपल कि हम यूरेनस पर जाना चाहते हैं, ठीक है, यूरेनस पे। अच्छा, यूरेनस को भैया ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो लिख लेना। एफकेट एंड एनडीए दोनों के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, एफकेट एंड एनडीए के पीवाईक्यू हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हम यूरेनस पे जाना चाहते हैं। अब ये यूरेनस पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा फ्यूल होना चाहिए, सारी इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज की, मतलब एकदम रियल लाइफ सिनेरियो की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ में तो हमारे पास बहुत कुछ है। अर्थ में हमारे पास ओजोन लेयर है, लेकिन जैसे ही हम स्पेस में निकलेंगे हमारे पास ओजोन लेयर नहीं है ना, हमें रेडिएशन का भी फेस करना है, हमें उस टाइम हमारे पास ग्रेविटी भी नहीं है, तो हमें वो भी सारी चीज देखनी है। तो ये 2 वे मिशन या फिर जो भी एक्सटेंडेड मिशन होते हैं उसमें जो लाइफ को सपोर्ट करेगा, इसीलिए तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टॉपेज हो जाए। हमारे पास अगर एक स्टॉपेज हो जाएगा तो हम अपनी लॉन्ग जर्नीज को टुकड़ों में कवर करते हुए इफेक्टिवली कर पाएंगे, अपनी रिसर्च को एक्सटेंड कर पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कभी भी भैया किसी भी एक प्लैनेट पे अगर रिसर्च करनी होती है तो हमारे रोवर्स वो वहां तक कब तक काम करेंगे, उनको भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है ना, एंड एनर्जी एक ऐसी चीज है कभी ना कभी तो खत्म होगी। अगर वही, लेकिन हम सपोज करो यहां से भेजें, अब जैसे यहां से जितनी एनर्जी गई लगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने में, वो एनर्जी को अगर हम रिजर्व करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही वो एनर्जी उस रोवर को देते हुए अगर हम किसी कंट्री में भेजें, जस्ट एक एग्जांपल, किसी प्लैनेट पे भेजें, नॉट कंट्री, किसी प्लैनेट पे भेजें, तो हमारी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे जो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी वही आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज फोकसिंग इफिशिएंसी फोकस करना होगा, फोकसिंग ऑन द अर्थ एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर द इंटरप्लैनेटरी हैबिटाट्स, ठीक है। सो जो भी इंटरप्लैनेटरी हैबिटाट्स है उनकी जो भी इफिशिएंसी वगैरह है उस पर हमें फोकस करना होगा। आगे एड्रेसिंग चैलेंजेस, नो डाउट चैलेंजेस हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भैया आपको रेडिएशन का एक्सपोजर देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस करना होगा, इसी में आपको नो ग्रेविटी जोन भी फेस करनी होगी, नो ग्रेविटी जोन। अलॉन्ग विद दिस आपको बताना चाहिए कि स्पेस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया आप ही जा रहे हो, कई सारा आप देखते हो कि कई सारे उधर पे गार्बेजेस वगैरह के वो भी रहते हैं, अननेसेसरी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, अननेसेसरी रॉक्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फ्रोजन आइस होती हैं, उन सारी चीजों को आपको अपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। आगे ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट, बस एक एग्जांपल अभी के लिए जो मेरे को बेस्ट लगता है दैट इज गगनयान मिशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स फॉर द मिशन क्रिटिकल सिनेरियोस इन एनालॉग एनवायरनमेंट, एनालॉग मतलब सिमिलर एनवायरनमेंट में ढालने के लिए हमें एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिनेरियोस में होती है। 8 पॉइंट दैट इज एडवांसिंग एआई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं हर एक चीज के साथ, एंड एआई को हमें करना भी पड़ेगा, अदरवाइज हम जैसे डीप सीक में देख रहे हैं ना कि हम भैया पीछे रह गए, ऐसे हम स्पेस मिशन में भी पीछे रह जाएंगे। इस वजह से अभी से ही हमको इन चीजों को एक बूस्ट देना होगा। सो एडवांसिंग एआई ड्राइवन स्पेस टूल्स फॉर द नेविगेशन एंड द हैबिटाट मैनेजमेंट के लिए एआई टूल्स के स्पेस टूल्स जितने भी हैं, ठीक है, उन सब पे हमें एक बेहतर पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। इंकरेजिंग स्टार्टअप्स वही हो जाएगा कि हम भैया कैसे अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करें। हम स्टार्टअप्स हैं, जो भी प्राइवेट फिल्म्स हैं, उनको एक बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो इनकरेजिंग स्टार्टअप्स टू कंट्रीब्यूट विद द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। होप सो यार अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो ना तो आपके लिए ये पॉइंट अब बिल्कुल मामूली से हो गए होंगे, है ना, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट पॉइंट आपको रिलेटेबल देखने को मिलेंगे, बस विद द टाइम ऑफ द टॉपिक आपको उनको चेंज करना होता है, ठीक है। और सेम मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में भी बोल रखा है, ठीक है। G20 का वैसे वीडियो आ गया अगर इनकेस किसी ने नहीं देखा हो तो। आगे देखते हैं 10th क्या है, यूटिलाइजिंग लर्निंग कैसे, यूटिलाइजिंग लर्निंग फॉर द अर्थ एप्लीकेशंस लाइक द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है भैया। अब भैया बताइए क्या, देखो बॉस हमारे पास 2 चीजें हैं जिसको मैं हर बार मतलब हाईलाइट करता ही हूँ, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, हाँ भैया बिल्कुल है। अब भैया आपने देखा होगा कि हमारे पास एनडीआरएफ है, स्टिल कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, कई सारे नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी आ जाती हैं जहां पे हम उतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते कंट्रीज को, या फिर इतनी ज्यादा पब्लिक को हम नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते, ठीक है। अब एनडीआरएफ का सिर्फ ये काम नहीं होता, एनडीआरएफ का काम तो यही होता है कि मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम हेल्प करें, लेकिन एनडीआरएफ को भी एड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर इसरो की खुद की एक सैटेलाइट हो जो कि सिर्फ डिजास्टर रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करे, जो कि ये देखे कि भैया सुनामी कब आ सकती है, अर्थक्वेक्स कब आ सकती हैं, सरफेस वेव, बॉडी वेव, आप सब जानते हो है ना। तो ये सारी चीजें कब आ सकती हैं, अगर जब आपको इसके बारे में पता होगा, आप उन सिनेरियोज को एनालाइज करोगे, आप उन पैटर्न्स को समझोगे, तो आप इस चीज में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। और वैसी बात है। वैसे यार इस इमेज को देख के मन कर रहा है कि आपको थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी का अलग लेक्चर लेके आएंगे, है ना, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अब देखते हैं आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड लीड नंबर, दैट इज ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। एक ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसरो में, दैट इज ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ठीक है। ग्लोबली हम बहुत ज्यादा एक अच्छी पोजीशन पे लाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर इसरो, ठीक है। सो देखो पोजिशनिंग लीडर्स की पोजीशन में एक हम बेहतर रोल प्ले करते हैं, पोजिशनिंग इंडिया एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिया एक की प्लेयर के तौर पे देखता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी सैटेलाइट्स नहीं, हम विदेशों की सैटेलाइट्स, मतलब जितनी भी फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उनको भी लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया हमारे पास हम ये सारी चीजों को
लो इफेक्टिव कॉस्ट में हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कम पैसे में भैया ये सारी चीजें करके दिखाते हैं, ठीक है। इस वजह से इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। आगे देखो, कोलैबोरेटिंग एजेंसीज, वही आप पिछला वाला पॉइंट है कि एजेंसीज को, प्राइवेट फिल्म्स को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, है ना। और सिर्फ एजेंसीज के साथ नहीं, आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि आईआईटीज वगैरह जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, उन सबके साथ देखो सारे पॉइंट इंटरमिक्सिंग होते हैं। आप बस ये है कि आप इस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ, ठीक है। इसीलिए बार की बार ये बात बोलता हूं। सो कोलैबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक द नासा, ईएसए भैया अगर किसी को नहीं पता तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। नासा तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे देखते हैं, ऑफरिंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? ऑफरिंग सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा मिशन जहां पे हम सॉल्यूशन प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। जैसे अभी जो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो रहा था, उस टाइम रशिया ने भी अपना मिशन लॉन्च किया था, लेकिन हम साउथ पोल पर जाके खड़े होकर दिखाया ना हमने। उतनी ज्यादा नो डाउट अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, हम उस पे लिए कर रहे हैं, चंद्रयान 4 की बात भी चल रही है, लेकिन एक एटलीस्ट वो ऐसे सॉल्यूशन दिया हमने, वहां पे कंट्रीज को हमने रिप्रेजेंट किया कि जो कंट्रीज नहीं कर पा रही थी वो हमने करके दिखा दिया। मतलब एक बीइंग ऐसा सॉल्यूशन हम निकल के आए हैं। जहां पे आप देखो डॉकिंग के लिए जो मल्टीपल चीजें, मतलब डॉकिंग के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, सो जो अदर कंट्रीज हैं जिनके पास डॉकिंग कैपेबिलिटीज है, मोस्टली 3 ही है, उनके भैया जो डॉकिंग की गई है ना, वो जैसे एक सपोज करो, जैसे आपको इस वाले एक मान लो एक होल है, ठीक है। इस होल में आपको अगर जैसे डॉक कराना है, तो इतने बड़े होल के लिए आपके पास एक बड़े इक्विपमेंट्स का आप यूज कर सकते हो, जिनकी रेंज बड़ी हो सकती है। लेकिन जो हमने डॉकिंग करा रखी है वो हमने कुछ मिलीमीटर्स में करा रखी है, मिलीमीटर्स की कुछ बोल सकते हैं कि होल्स वगैरह में हमने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करते हुए डॉकिंग करा रखी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां पे हम माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एरर मार्जिन जो होगा ना, बिल्कुल 0% होगा, ठीक है। एरर मार्जिन बिल्कुल 0% होने वाला है। तो इस वजह से मल्टीपल फिल्म्स, इवन जो बड़ी बड़ी बोल सकते हैं स्पेस एजेंसीज हैं, वो हमसे सीखती हैं, ठीक है। इसी के साथ बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हम पे पैसे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर मार्जिन बिल्कुल 0 है, ठीक है। सो ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर दी अदर नेशनल स्पेस मिशन, तो अदर जो नेशनल स्पेस मिशन है उन पे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देते हुए। एनहेंसिंग डिप्लोमेसी, नो डाउट जब आप बड़ी कंट्री होते हो, आपकी ग्लोबल पावर होती है, तो आप डिप्लोमेसी में एक बहुत कहीं ना कहीं रोल अच्छा प्ले कर पाते हो, ठीक है। सो एनहेंसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर थ्रू द स्पेस डिप्लोमेसी, तो स्पेस डिप्लोमेसी के थ्रू आप एक मतलब अपनी डिप्लोमेसी को दिखा सकते हो, ठीक है। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। जस्ट जो मैंने ऊपर बताया, जब भी भाई देखो, हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि भैया जब भी हम पैसा लगाना तो हमारा पैसा डूबे नहीं। डूबेगा कब नहीं? डूबेगा तब नहीं जब आप वेरी मच श्योर कि भैया मेरे एरर मार्जिन बिल्कुल 0 हैं, कभी भी ये मिशन फेल ही नहीं करेगा, तब जाके इन्वेस्टमेंट आपका खुश होगा। एंड इन्वेस्टर जब खुश होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसे की तो भरमार होने वाली है। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो बाहर की इवन विदेशी जो स्पेस एजेंसीज है वो हमारे पास आती हैं अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराने में, जबकि वो इतने कैपेबल हैं, लेकिन तब भी वो हमारे पास क्यों आती है? क्योंकि हम उनको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके देते हैं। सो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियाज एरोस्पेस सेक्टर, ठीक है। लेवरेजिंग ट्रांसफर्स क्या है भैया? लेवरेजिंग अचीवमेंट्स टू नेगोशिएट बेटर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स में हम एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथिंग टाइज, अब कुछ कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया ये तो रिपीटेड पॉइंट्स हैं। हाँ बॉस, तो ऑब्वियसली रिपीटेड है ये। स्ट्रेंथिंग टाइज जो कि मल्टीपल चीजों से मैं आपको बता सकूंगा आप कैसे कैसे कर सकते हो। सो स्ट्रेंथिंग टाइज विद द कंट्रीज इंटरेस्ट इन दी लूनार एक्सप्लोरेशन। लूनार एक्सप्लोरेशन, लूनार बेसिकली आपके मून के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, मून के लिए। तो मतलब मून से रिलेटेड जितने भी मिशन होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। आगे क्या है? होस्टिंग प्रोग्राम्स। ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप देखते हो कि कभी भी कोई भी बड़ा अचीवमेंट होता है तो मल्टीपल एजेंसीज दिखाती हैं, एक प्रोग्राम होस्ट करती हैं। जैसे ओपन एआई का अगर एग्जांपल ले लूं, तो ओपन एआई की जब चैट जीपीटी निकल के आया था तो भैया उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होस्ट किया गया था, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे स्पेस के लिए भी हो जिससे लोग हमको जाना है, तो होस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स यूजिंग दी एनालॉग मिशंस इनसाइट्स, ठीक है। आगे क्या है? प्रमोटिंग रिसर्च। प्रमोट, रिसर्च को हमें प्रमोट करना होगा। कैसे करेंगे? वही है कि यार अगर इंडिया को आगे बढ़ाना तो उसके यूथ को सामने आना पड़ेगा, यूथ को स्टेम वगैरह में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो अभी जस्ट अगले वाले पॉइंट में, मतलब लीड नंबर 3 में आपको पहले दूसरे पॉइंट में दिख जाएगा, तो मैं बता दूंगा। सो प्रमोटिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज एज द ग्लोबल स्पेस रिसर्च हब्स, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनको हमें एज अ ग्लोबल स्पेस रिसर्च हब के तौर पे देखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ द सेकंड लीड नंबर 2, ठीक है, दैट इज आपका 10th पॉइंट, ठीक है। सो 10th पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, वही है यार, इंकरेजिंग क्रॉस बॉर्डर साइंटिफिक कोलैबोरेशन इन इंट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च। इंट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च। टेरेस्ट्रियल जो बेल्ट है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसके बाहर को भी जाके, ठीक है, तो वहां पे भी रिसर्च करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोलैबोरेट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े मिशन के लिए नो डाउट हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प ले सकते हैं। अब जब यहाँ पे बात हो रही है तो एक बार जल्दी से एक रिकैप करा देता हूँ कि भैया कोलैबोरेट किस किसके साथ करना है। सो कोलैबोरेट आप कर सकते हो भैया स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है।
स्टार्टअप जो भी हैं छोटे मिशन के लिए आप नो डाउट स्टार्टअप के साथ कर सकते हो। आप अपना प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो, मतलब प्राइवेट जितनी फर्म्स हैं, प्राइवेट जितनी भी फर्म्स हैं उनको आप एक साथ लेके आ सकते हो, है ना। सो प्राइवेट फर्म्स को एक साथ लेके आ सकते हैं। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि इसरो को ऑब्वियस ही बात है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रखूंगा मैं, नासा, ठीक है, ESA भी ऑब्वियस ही बात है, आपकी चाइना की भी कर सकते हो क्योंकि अब रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इवन आपकी रशिया की भी, तो इन सारी चीज़ों के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ पे इन्वेस्टर का भी मैं बोलूंगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे कि एलॉन मस्क की खुद की अपनी एक एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एक्स, तो वहां पे भी आप एक कोलैबोरेट करने के चांसेस रख सकते हो। अब देखते हैं लीड नंबर 3, डेट इज डोमेस्टिकली बेनिफिट कैसे होगा एंड डोमेस्टिकली कैसे चीजें सही होंगी। तो इसको मैं चाहूंगा येलो से हाईलाइट करूंगा ना, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट बॉस। अब देखते हैं इंस्पायरिंग यूथ। सबसे पहले हमें यूथ को इंस्पायर करना होगा, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू परस्यू कैरियर इन द स्टेम फील्ड। अब भैया बेसिकली स्टेम है क्या भैया, आप अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे और आपने बोला था कि इससे रिलेटेड मैंने क्वाड में ही बता रखा था। क्वाड में भैया ये कैसे चाह क्या, तो देखो बात करते हैं। स्टेम, स्टेम बेसिकली आपको 4 चीजों को रेफर करता है, डेट इज आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड मैथमेटिक्स। ये इंग्लिश नहीं है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स। इन 4 चीजों में आपका स्टेम फील्ड को, स्टेम फील्ड इज अ कलेक्टिव फील्ड जहां पे आप साइंस के बारे में एकदम प्रोफिशिएंसी हासिल करते हो, आपके बारे में आपको टेक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप वोकेशनल नॉलेज को रखते हो, आप जितनी भी कोडिंग रिलेटेड चीजें आपको वो भी आती हैं, अलॉन्ग विद दिस आप मैथमेटिक्स में भी काफी अच्छा करते हो, तब जाके आप किसी स्टेम फील्ड के स्टूडेंट कहलाते हो, ठीक है। सो होता क्या है बॉस, अगर आप स्टेम फील्ड के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या फिर ऐसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप एक बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हो बीइंग एज अ इंडियन इन द एडवांसमेंट ऑफ द इसरो, वैसी बात है, ठीक है। अब देखो स्टेम फील्ड से रिलेटेड क्वाड के बारे में बात कर रहा था, तो बता देता हूं। क्वाड में जैसे कि 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो क्वाड ने भी निकाल रखा है कि भैया अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेम फील्ड में, मतलब स्टेम फील्ड में कभी अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक स्टेम स्कॉलरशिप है, जो स्टेम स्कॉलरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट को दी जाएगी जो कि स्टेम फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, और वो क्वाड मेंबर्स की किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर अगर पढ़ना चाहते हैं उनको तो हैवी डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, उनको काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। सो एक ये आप क्वाड का पॉइंट हो गया जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, नो डाउट जब भी आप कभी एक बड़े मिशन के लिए जाते हो, कभी भी बड़ा बजट एलोकेट होता है फॉर एनीथिंग, तो वहां पे एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। सो बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया ग्रोइंग स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, एंड अभी इसमें बहुत सारा स्कोप है भाई। थर्ड देखो, इनकरेजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को एनकरेज करना है, इनकरेजिंग इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट। इसके स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट जैसे हमारे पास अभी व्हीकल्स की बात करें, जो व्हीकल्स लॉन्च करने के लिए लगते हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। अगर आप देखो तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना, उसके बारे में आपने सुन रखा होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, वो आपका कहाँ पड़ता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है। एंड आई डिडंट थिंक यार आपने इसके बारे में और कोई नाम भी सुन रखे होंगे, है ना, क्योंकि मेजोरिटी जितने भी आपने देखा होगा स्पेस मिशन है वो इसी के थ्रू होते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी लॉन्चिंग एरियाज हैं, जो भी मिशन को लॉन्च करने के एरियाज हैं वो लिमिटेड है यार, हमें इसको एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। अब वहां पे ये भी आ जाता है कि भैया हम ऐसे भी जगह देखते हैं कि स्पेस मिशन हम वहां से लॉन्च कर रहे हैं जहां पे अगर इनकेस कभी क्रैश वगैरह होते हैं तो मलबा वगैरह जो भी है वो ओशन वगैरह में जाकर करे, है ना। तो हमारे पास ओशन बाउंड्री सफिशिएंट है, लेकिन वहां पे हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, जो स्मगलिंग जैसी चीजें होती हैं जिसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो वो सारी चीजें भी हमें माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है। आगे देखो, एनहेंसिंग डिजास्टर रिलीफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, एनडीआरएफ ऑब्वियस ही बात है अपने लिए, ठीक है। सो एनहेंसिंग डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस। आगे क्या है, प्रमोटिंग इनोवेशन, जहां पे आप एआई का भी यूज कर सकते हो इसी पॉइंट में। सो प्रमोटिंग इनोवेशन ड्राइवन इंडस्ट्रीज लिंक्ड टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन, वही है कि आगे आप प्रमोटन करो, मतलब कोलैबोरेट करो विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आगे क्या है, फॉस्टरिंग रिसर्च, रिसर्च में एक बड़ा मुकाम हासिल करें, ठीक है, फॉस्टरिंग रिसर्च में, ठीक है। तो फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं कि भैया एक रिसर्च की बहुत बड़ा नाम हो इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे क्या है, एक्सपेंडिंग टूरिज्म, टूरिज्म को हमें एक्सपेंड करना होगा, सो एक्सपेंडिंग स्पेस टूरिज्म पोटेंशियल बाय द बिल्डिंग एक्सपर्टीज इन स्पेस हैबिटाट्स, जो की बात भी की जा रही है कि भैया स्पोर्ट टूरिज्म को 2025 में, मतलब बोल रहा हूँ ना 2025 भाई बहुत कुछ होने वाला है इसमें। सो 2025 में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा स्पेस टूरिज्म में भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, हमें अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा ऑन दी फॉरेन जितनी भी एजेंसीज हैं। जैसे कि हमने खुद से डॉकिंग मिशन को करके दिखाया है ना, तो हम चाहते हैं कि ऐसे और भी मिशन हम खुद से करके दिखाएं। नो डाउट वहां पे कुछ डिलेस देखने को मिलते हैं, टाइम लगता है रिसर्च करने में, है ना, वो टेक्नोलॉजीज को अचीव करने में काफी सारा टाइम लगता है। सो रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन दी फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर द स्पेस
मिशंस। तो स्पेस मिशंस को करने के लिए जितनी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर हम जो डिपेंडेंसी दिखाते हैं उसको हमें रिड्यूस करना होगा। 9 पॉइंट, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर भैया यार आप 37 वाला एक पॉइंट बोल सकते हो कि भैया जितने भी हमने मिशन सुने हैं वो सारे इसी से सुने हैं, तो हम चाहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे पास, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज फॉर द इसरोज स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलेशंस। 10th पॉइंट क्या है, रेजिंग रिकॉग्निशन, मतलब वही यार कि जैसे अब जैसे इसरो ने करके दिखाया तो उसको इतनी ज्यादा प्रेज भी मिलनी चाहिए, ठीक है, नेशनल प्राइड के लिए वो कर रहा है इतना ज्यादा, तो उसको भी हमें सपोर्ट करना होगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बॉस, जब भी कभी इसरो का कोई मिशन होता है सारे इंडियंस एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है, मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे कभी एक टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे तब इंडियन एक साथ देखते थे ना, वैसे आज के टाइम पे इसरो में देखने को मिलते हैं। रेजिंग नेशनल प्राइड एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज अचीवमेंट, ठीक है, तो इंडिया के अचीवमेंट के लिए एक गाड़ी नेशनल प्राइड, ठीक है। अच्छा आपको अब भाई ये कमेंट में बताना है कि अभी जो इसरो के चीफ हैं वो ये चेंज हो चुके हैं, जो पहले एस सोमनाथ जी थे वो अब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं वो, लेकिन अब इसरो के चीफ आपके दूसरे हो चुके हैं, ठीक है। सो आप बताओगे कि भैया कौन है ना, ये सारी चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी क्या पता आपके एफकेट में ही पूछ लिया जाए, ठीक है। एंड टॉपिक नंबर 12 आपका होने वाला है बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इट्स इंप्लीकेशंस, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2025 इज अ ग्रेट ईयर, जहां पे बांग्लादेश में आपको शायद देखने को मिले कि दोबारा से शेख हसीना जी आ जाए, ठीक है। सो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।